नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज एक खास मेहमान और आप उनसे परिचित हैं। बहुत लंबा चौड़ा मुझे उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। RSN सिंह साहब किसी परिचय के मोहताज हैं भी नहीं। आप उनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और उनके विचारों में कितनी गहराई है ये भी हम और आप जानते हैं। और आज का विषय है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट और इससे जुड़े हुए जो जियोपॉलिटिकल तमाम डायमेंशंस हैं वो अमेरिका दखल करेगा नहीं करेगा। अगर आयतुल्ला अली ख़ामेनी का जो रिजीम है ये नहीं रहता है, अगर इनका खात्मा होता है तो उसके बाद का अफगानिस्तान कैसा होगा और भारत की चिंताएं जो हैं वो क्या हैं, इन सब को लेकर के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सीधे जुड़ लेते हैं RSN सिंह साहब से, उनके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सिंह साहब, सबसे पहले तो दर्शक और हम यही जानना चाहेंगे कि ये सिचुएशन पैदा कैसे हुई और इसकी पृष्ठभूमि एक्चुअल में क्या है। यानी जो जिहादी मानसिकता है या कट्टरपन है या जो खतरे इस समय हम देख रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यहां तक ये मामला कैसे पहुंच गया। चौधरी साहब, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जी, बहुत आप स्वागत। आपके साथ मुझे अच्छा लगता है प्रोग्राम करना। और मैं आपको बता दूं, ये जिहादी मानसिकता मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिहादिज्म को जो पावर्स हैं इस दुनिया के, जो महत्वपूर्ण पावर्स हैं, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये जिहादिज्म को असरदार मानते हुए, उसकी अहमियत को समझते हुए और उसके असर को मानते हुए उसको एक वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जी। और दूसरी दूसरी बात है कि क्या दखल अंदाजी होगा। अमेरिका इज ऑलरेडी देयर इन द वॉर। अगर ट्रंप साहब अगर ये कहते हैं कि भाई आप तेहरान को इवैक्यूएट कर दीजिए, तो वो तो डायरेक्टली बात कर रहे हैं ना, ही इज एड्रेसिंग द पीपल ऑफ ईरान और तेहरान कि आप खाली कर दीजिए। तो वो वो तो एक मतलब डायरेक्ट इंटरवेंशन वाली बात है। आगे कितना उनका इंटरवेंशन होगा, उनकी दखल अंदाजी होगी, पार्टिसिपेशन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है जी। और इसकी पृष्ठभूमि हमारे से भी काफी जुड़ी हुई है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 देश बनाए गए। ये जो जब से नेशन स्टेट सिस्टम जो है, एक था पाकिस्तान और दूसरा था इसराइल। पाकिस्तान बनाया गया था ब्रिटिश का रशिया को या बाद में सोवियत यूनियन को देखते हुए, उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। और उसी में आपको मालूम है कि ये कश्मीर का भी एक हिस्सा उनको चाहिए था, खास करके गिलगित बाल्टिस्तान चाहिए था, तो वो पाकिस्तान बनाया गया स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए। और उसके तुरंत बाद वो अमेरिकन कैंप में भी चला गया, सीटो सेंटो का मेंबर बन गया। और उसी तरह से इसराइल जो था, वो ब्रिटिश का मैरीटाइम इंटरेस्ट के लिए बनाया गया था। सुएज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि उनके इस इंटरेस्ट थे, बहुत सारे इंटरेस्ट थे। जी। तो कोई एक ऐसा पावर चाहिए था जो कि सुएज कैनाल को प्रोटेक्टेड रखे, उनका उसको उसको महफूज रखे, उसकी सिक्योरिटी की को मतलब व्यवस्था करनी थी। और आपको, आपके दर्शकों को बता दूं कि सुएज कैनाल बनने से पहले भी ब्रिटिश का यहाँ राज था। और यहाँ से जितने उनके लोग आते जाते थे ब्रिटेन से उस समय, तो 8 महीने का वक्त लगता था। और कई लोग तो रास्ते में ही उनका इंतकाल हो जाता था। बहुत बहुत गंभीर समस्या थी। तो सुएज कैनाल वाज वेरी वेरी
सेंसिटिव, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और ट्रेड के लिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, उनके जो बाकी जो इनको जो इंटरेस्ट है इंडियन ओशन में उसके लिए, एनर्जी के लिए वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए उन्होंने इजराइल का ये इजराइल बनाया एक देश। और दूसरी थी कि वो चाहते थे कि ये पूरी जो इस्लामिक दुनिया जो है, अगर आप नॉर्थ अफ्रीका में देखें तो इजिप्ट, लीबिया, सूडान, ये जो इस तरफ है मोरक्को, और उस तरफ आप देखें तो ये 16-17 कंट्रीज जो अरब वर्ल्ड के हैं, इनके बीच में एक तरह का एक जियोपॉलिटिकल खंजर जिसको कहते हैं, वो खंजर डालना, ताकि ये कहीं ये सब मिलके मतवाले न हो जाए और पूरी दुनिया में कहर न ढाने लगे। जी जी। तो इसलिए एक आप अगर नक्शा देखेंगे तो एक इजराइल को एक खंजर के रूप में इस्तेमाल किया गया, और वो खंजर बड़ा कामयाब रहा है। और वो खंजर हमारे लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो खंजर नहीं होता तो पता नहीं आज दुनिया में अ, इस्लामिक जिहाद का क्या सूरत होता और गजवाए हिंद का क्या सूरत होता। तो हमारे लिए भी एक वो हमारे भी वो बेनिफिट में हमारे बहुत क्रिटिकल इंटरेस्ट में रहा है ये इजराइल का बनना। और बाकी तो इनका इतिहास है ही, प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी थी, जी हजारों साल से भागते फिर रहे थे। कहीं इनको कहीं इमेंसिपेशन नहीं, इनको बिल्कुल दबा के रखा जाता था। तो एक व्यक्ति आया, नेपोलियन, 1791 में नेपोलियन ने इनको काफी इमेंसिपेशन दिया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक बॉटल्ड एनर्जी जो इनकी थी वो खुल के सामने आ गई। और चौधरी साहब, हमने देखा है कि जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज होती है ना, जी वो बहुत प्रोडक्टिव होती, क्योंकि उनके एनर्जीज जो होते हैं वो बड़े बॉटल्ड अप होते हैं, और आपने उसको एक बार अनलीश कर दिया तो वो अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको चैनलाइज किया जाए तो वो बड़ा मतलब प्रोडक्टिव, और बहुत, मैं क्या कहूँ, बहुत अचीवमेंट्स उस ऐसे कम्युनिटीज का होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप आज पाकिस्तान में कुछ भी देख रहे हैं अच्छा जो दिया हुआ है पाकिस्तान को बनने के बाद, वो अहमदियाज ने दिया है, ठीक है ना। अबू सही। सलाम, जफरुल्ला खान, ठीक है ना तो वहां के शिया ऐसे पैदा कर सके, ना सुन्नी पैदा कर सके ऐसे लोग, ठीक है। मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटीज थी। तो जब वो उसने इमेंसिपेशन दिया तो एक बार जैसे लगा कि दिस एंटायर फाउंटेन ऑफ एनर्जी हैज बीन अनलीश्ड। तो एक से एक बिजनेसमैन, एक से एक डॉक्टर्स, एक से एक ऑथर्स, एक से एक साइंटिस्ट। और मैं आपको सुनने वालों को मैं कहूंगा कि गूगल में जाके वो थोड़ा एक देख ले कि इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज बाय द जूस और द जूइश कम्युनिटी, या जो भी हो, आप देखिए उनका पूरा लिस्ट है। और फिर बाकी आप ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड से आप इसको कंपेयर कर लीजिए। उदाहरण के तौर पे आपने देखा दुनिया में एग्रीकल्चर में उनका कितना बड़ा योगदान, बाकी छोड़िए, बिल्कुल। बाकी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और जिस तरीके से उन्होंने मेडिकल फील्ड में बायो मेडिसिन में उनका जो कंट्रीब्यूशन, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस में जो उनका वो है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो जो कंट्रीब्यूशन है, तो कई तरह के मेडिकल साइंस में एक से एक ये उनके म्यूजिशियन हुए हैं। यहूदी मेनुहिन, फॉर वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू। तो एक तरह का मतलब वो अनलीश हुआ, और
आपको मैं बता दूं कि देखिए परसिक्यूशन तो इस लेवल का था। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं। वर्ल्ड वॉर वन के समय चेकोस्लोवाकिया में वर्ल्ड वॉर वन के बाद 2,80,000 के करीब यहूदी लोग थे, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद केवल 4,000 बचे हैं। ग्रीस में 72,000 थे, वर्ल्ड वॉर टू के बाद केवल 2,000 बचे। ऑस्ट्रिया में 70,000 थे, वर्ल्ड वॉर टू के बाद केवल 5,000 बचे। और ये बचे कहाँ? तो ये ज्यादातर ये जो एरियाज जो है ये ना, ये पोलैंड और इस जो सोवियत ऑक्यूपाइड एरियाज था, वहां पर कोई 44.6 मिलियन लोग वहां पे थे। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 10 मिलियन जूस में 6 मिलियन जूस जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे। जी 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 60% ऑफ देम, यानी कि 1 करोड़ में 60 लाख। और ये यूरोप के 19 बड़े कंसंट्रेशन कैंप्स में ये हुआ था। ठीक है सर। तो जी वो चीज तो है। हाँ, सो ये एक इमोटिव कंटेंट तो था ही। अगर इमोटिव कंटेंट नहीं होता तो इतने ये फियर्स फाइटर्स ये नहीं होते। और क्या कहते थे ये लोग? कहते थे ये तो बनिए हैं, ये तो बिजनेसमैन है, इनको ये अ, तो ये क्या तलवार चलाना जानेंगे, ये कौन से मतलब ये लड़ाकू लोग हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जब बिजनेस कम्युनिटी, जिसको हमारे यहाँ वैश्य कहिए, कुछ बनिया कहते हैं, जब ये तलवार उठा लेते हैं तो इनसे खतरनाक कोई नहीं हो सकता है। एंड योर वन एग्जाम्पल इज हेमू। बिल्कुल भारत के इतिहास में अगर आप देखें तो बहुत सारे मतलब लोग जो बहुत जो योद्धा हुए हैं, उसमें हेमू का नाम स्वर्ण अक्षरों में है। सो हेमू इज वन एग्जाम्पल। तो ऐसे है, देखिए सर, कि फिर यही मिसकैलकुलेशन अरब्स ने कर लिया था। तो अभी अगर मैंने किताब लिखी थी एशियन स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव, तो उस समय मेरे पास कुछ आंकड़े थे। तो जी आप देखिए कि इमिग्रेशन जो हुआ 48 से 95 तक इसराइल के आने के बाद, तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की मैं सबसे ज्यादा इमिग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन से, 8 लाख। ठीक है सर। और बिल्कुल इसीलिए आप देखेंगे कि वहां के अंदर की पॉलिटिक्स में, इजरायली की पॉलिटिक्स में लेफ्ट विंग का बहुत मतलब एक साइजेबल इन्फ्लुएंस है उनका, कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस है। यूके से 26,000 आए, यूएस से 71,000, ईरान ईरान से 76,000 सर, इराक से 1,30,000 सर, हम्म। सीरिया से 10,000, पोलैंड से 1,71,000, फ्रांस से 31,000, जर्मनी से 17,000, इंडिया से 26,700। तो सभी जगह से लोग लोग वहां पे गए। और अगर इसको परसेंटेज वाइज आप देखें, आज के मतलब ये कुछ सालों पहले का पॉपुलेशन का, कि 27% जो वहां पॉपुलेशन थी वो पश्चिम से आई थी, पश्चिमी देशों से। 30% जो है वो एशिया और अफ्रीका से आई थी। और जो 31% है इसमें वो फर्स्ट जनरेशन वो इजरायलीज थे। तो ये आपको एक तरह का एक पर्सपेक्टिव देता है कि यहाँ से अलग अलग देशों के से आए हुए लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले, और किस तरह एक नेशनहुड में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। ये बहुत इट्स अमेजिंग थी। बिल्कुल और तब तब लोग कहते हैं कि मजहब बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है सर। ये क्या है? ये तो एक मैं आपको मजहब की तो बात बता रहा हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल कोई लेफ्टिस्ट विचारधारा का है, कोई राइटिस्ट विचारधारा है, किसी का लैंग्वेज अलग अलग है, रंग भी अलग अलग है इनको। जो अश्कनाजीज जो यूरोप से आए वो गोरे लोग हैं। लेकिन देखिए कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को एक नेशनहुड में ढाला है। अब जब लोग एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से,
यूएस, मैंने उनका तो जिक्र नहीं किया है अभी, लेकिन उधर से भी आया, साउथ अमेरिका का, जहां जहां से लोग इकट्ठे आए और एक उन्होंने अपने लिए एक देश बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि वो इस देश को बचाने के लिए वो कुछ भी बलिदान करने को तैयार। सही। ये साइकोलॉजी लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो अब होता क्या है सर कि देखिए, अरब्स जब ये लोग जब पार्टीशन प्लान हुआ तो 48 में ये सारे अरब्स मिलके, ठीक है ना, इन्होंने अरब देश मिलके ये सब ने हमला किया। एक 25,000 की अरब की सेना थी, जिसमें इजिप्ट के 10,000, जॉर्डन के 5,000, सीरिया के 4,000, लेबनान से 1,500, इन्होंने हमला बोल दिया इन पे जस्ट आफ्टर दे हैड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। हमला बोला तो उनको बड़ा वो कॉन्फिडेंस था कि हम तो ऐसे ही 2-4 दिन में इनको उठा के फेंक देंगे। तो इनके कुछ और उतना कोई ऑर्गेनाइज आर्मी तो थी नहीं, कई ग्रुप्स थे इनके, लड़ाकू ग्रुप्स थे, जैसे जी जी। हैगना, इरगुन, स्टर्न गैंग और विमेन्स ऑक्सिलरीज फोर्सेस भी थी। ये सब ने मिलके ये 25,000 की सेना जो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान की थी, उसको इन्होंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। और ध्वस्त नहीं केवल नहीं किया, जो पार्टीशन प्लान में जितना एरिया इनको मिला था उससे कहीं ज्यादा एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो अरब्स के पास केवल कुछ बच गया था, तो वो था ये आपको गाजा और वेस्ट बैंक। ये 48 की बात कर रहा हूँ। फिर 56 में क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जी 56 में नासिर जो थे, उन्होंने सोशलिस्ट थे, अपने आप को सोशलिस्ट कहते थे, तो उन्होंने नेशनलाइज कर दिया ये सुएज कैनाल को नेशनलाइज किया। तो ये तो ब्रिटेन, फ्रांस, ये ऐसे देश जो थे, उन्होंने कहा है हम तो खत्म हो जाएंगे, ये तो हमारा क्रिटिकल मैरीटाइम रूट है, उसी को इसने नेशनलाइज कर दिया। अब ये मर्जी से जब इसको बंद करेगा तो ये बंद कर देगा, जब मर्जी करे खोल देगा हमको। या मान लो इतने ज्यादा उसके वो ट्रांजिट उसका ट्रांजिट फीस उसका कर दिया, तो हमारा क्या होगा। तो इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली एक बहुत बड़ी चुनौती थी उसके उनके लिए, एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई, ठीक है ना। तो जी जी। इन लोगों ने एक सीक्रेट मीटिंग किया, फ्रांस, ब्रिटेन और इसराइल में, और इन लोगों की सेनाओं ने जाके सुएज कैनाल पे कब्जा जमा दिया। उस समय अमेरिका बहुत गुस्सा हुआ, उसने कहा ये 56 की, और उस समय तक 1956 तक ब्रिटेन हालांकि बहुत कमजोर हो चुका था, ठीक है ना, लेकिन एक और अभी भी न्यूमरो यूनो पावर था। जी जी। तो ये 56 के बाद जब ये हुआ तो अमेरिका ने कहा कि ये तुम लोगों ने क्या किया भाई, हमसे बिना पूछे, हमसे बिना कंसल्ट किए हुए, इसका क्या असर होगा तुम लोग जानते हो। ये सोवियत यूनियन को एक इनविटेशन देने के समान है। तो फिर खैर इन्होंने जो भी हुआ सॉरी वॉरी बोला, क्या हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद से अमेरिका जो है इस रीजन का बॉस बन गया, एंड इट बिकेम द न्यूमरो यूनो पावर। उसकी और वो दखल शुरू आगे, हुई। हाँ, उसके बाद ये शुरू हो गया ये। तो 1967 में क्या हुआ सर, एक जॉर्डन रिवर जो है वो गोलान हाइट से निकलती है, उसके पानी को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया इजरायलीज ने, तो उस पर झगड़ा हुआ। उ- उस पे एक 6 डेज का वॉर हुआ। उस वॉर में जो इजरायली एयरफोर्स थी, इजिप्शियन एयरफोर्स की पूरे जो उनके विमान थे वो ग्राउंड पे ही डिस्ट्रॉय कर दिए।
उस 6 डेज वॉर में, और गोलन हाइट्स जो था उस पर कब्जा जमा लिया। तो गोलन हाइट्स आज भी इनके पास है। एंड एट द एंड ऑफ द वॉर व्हाट हैड हैपेंड वाज कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन तो मतलब इनको देवर कॉम्प्रिहेंसिवली इनको हराया, और जो उसका टेरिटरी था वो 48 में जो बढ़ाया था उससे और भी ज्यादा बढ़ गया। जी जी ठीक है। सो आफ्टर एवरी वॉर दे केप्ट इंक्रीजिंग दैट टेरिटरी, लेकिन हमलावर यही लोग होते थे। सही। फिर आया 73 1973 में क्या हुआ सर कि आ, ये सब कंट्रीज ने मिलके इन पर हमला किया। उस सदात, जो अनवर सदात इजिप्ट में आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो इतना सारा एरिया ये कैप्चर कर रखा है, सिनाई भी कैप्चर कर रखा है, ये ये बिना मिलिट्री मीन्स के तो हम इसको हासिल नहीं कर सकते हैं, रिक्लेम नहीं कर सकते। तो बड़ी तैयारी करके इन्होंने यम कपूर, जो उनका सबसे बड़ा रिलीजियस डे होता है, सबको मालूम है, उस समय उन्होंने उस पर इन्होंने हमला बोला। हमला बहुत बहुत सशक्त था। सरप्राइज और डिसेप्शन फैक्टर बहुत बड़ा था, क्योंकि मैंने बोला एक त्योहार के दिन किया था। तो शुरुआत में तो इजरायलीज को ये लगा कि दे डिडंट नो व्हाट हैज हिट देम। तो बिल्कुल मतलब उनका जो रिएक्शन जो था वो बिल्कुल डिसरे में था। लेकिन जैसे ही 7-8 दिन गुजरे, धीरे 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 दे गॉट देयर एक्ट टुगेदर। और उसके बाद जब इन्होंने, मतलब ऐसे लग रहा था कि अब तो मामला खत्म हो गया उनको, लेकिन इसमें मोशे दयान जैसे लोग ये सब इन्होंने फिर वो अपने आप को इकट्ठा किया। फिर जो है एक कोहेरेंस आया इनके रिस्पांस में, और जी ऐसा रिस्पांस हुआ कि वो दमिश्क तक के 20 किलोमीटर नजदीक तक पहुंच गए। और अमेरिका ने उस समय, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत लिबरली, खुले दिल से, बिना किसी उसके हिचक के बहुत मैसिव वेपन्स और लॉजिस्टिक सप्लाईज किया। और सोवियत यूनियन ने भी किया इजिप्ट को, लेकिन ये हार गए सब 73 के बाद। जी तो हुआ क्या कि ये 48, 56, 67, 73 ये हारने के बाद इन्होंने कहा यार कि अब बहुत हो चुका। मतलब सोवियत्स ने भी कहा, अमेरिकन ने भी कहा, अरब्स ने भी कहा, इजरायलीज ने भी, उनके भी ऐसे ही कुछ की मंशा थी कि भाई अब बहुत हो चुका, बहुत लड़ लिया। तो इन्होंने तैयार किया, किसी तरह से बैकडोर डिप्लोमेसी हुई, और इन्होंने कहा कि पीस करना है हमको। तो अचानक क्या हुआ कि अनवर सदात जो थे, जिन्होंने पूरा ये यम कपूर वॉर को इनिशिएट किया था, वो अचानक जेरूसलम पहुंच गए। जी और उसके बाद वहां पार्लियामेंट जो नेसेट है उसको एड्रेस किया है। और फिर बाद में हुआ भाई कि एक शांति वार्ता हो। तो ये मूट किया गया कि ठीक है, जिनेवा में हम करेंगे, वहां एकॉर्ड साइन, वहां ये होगा, मीट होगा, और हम वहीं पर ये इसको मेमोरेंडम साइन करेंगे। तो इसराइल ने कहा कि नहीं, हम वहां नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे इनका बड़ा वहां हमारे समर्थन में बहुत कम लोग होंगे। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, वॉशिंगटन के बगल में कैंप डेविड है, वहां पर होगा। तो वहां पे ये सब मिले। उसमें आपके कार्टर, जिमी कार्टर, सदात, और इसराइल के आई थिंक प्रेसिडेंट बिगिन, ये सारे थे। और उनके आपस में वार्ता हुई। इजिप्ट और इसराइल में समझौता हो गया। जब समझौता हो गया तो
जो इजरायलीज ने, उनका भी ये मानना था कि यार कम से कम चलो समझौता में इतने जो हॉस्टाइल फोर्सेस हैं उसमें से एक जो मेन फोर्स है इजिप्ट वो तो गया, मतलब हमारे ये दुश्मनी का रास्ता उसने छोड़ दिया। सही। तो तो वापस आया तो फिर बाकी जो अरब वर्ल्ड वाले वो उछलने लगे, इसने तो इसने तो सेल आउट कर दिया और ये कर दिया। और उसके बाद सदात का असैसिनेशन भी हो गया इसी के कारण। ठीक है ना सर? जी जी। लेकिन अरब्स जो थे 73 के बाद फिर अमेरिका ने इनको समझाया कि देखो अब 4 बार तुमने बहुत कोशिश कर ली, हर बार ठुक जाते हो, तुम इनसे लड़ने के काबिल नहीं हो, तुम किसी से भी लड़ने के काबिल नहीं हो। तो ऐसा करते हैं कि तुम्हारे पास तेल तो हो ही गया है। और इस बीच क्या हो गया था कि इन्होंने कहा कि भाई हमारा इतना पैसा खर्चा हुआ इस लड़ाई में, कैसे रिकवर करें, तो ऑयल प्राइसेस को 4 गुना बढ़ा दिया। अब उस समय कुछ ऐसा, द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऑयल को एज पॉलिटिकल वेपन इस्तेमाल किया गया था। जी तो जी। ऐसा खौफ हो गया था इनका कि लड़ाई के तुरंत बाद जो जो लैंडिंग फैसिलिटीज है वो कोई देने को तैयार नहीं था अमेरिका का, यूरोपियन कंट्री में एक्सेप्ट फॉर पोर्चुगल। बट एनीवे उसके बाद अमेरिकन ने बोला कि देखो तुम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हो, तुम्हारा डिफेंस का हम, ये 73 के बाद हुआ है, मैं 78 का तो बता ही दिया हूँ आपको, कैंप डेविड का। तो उन्होंने जी पहले जी। कहा कि तुम नहीं कर सकते तो हम सुरक्षा और रक्षा की व्यवस्था हम करेंगे। ठीक है, तुम तेल बेचो और तेल बेच के क्या करो, मतलब उसको डॉलर्स में बेचो और तुम्हारा जो भी होगा उसे उसी डॉलर से हम तुमको हथियार भी सप्लाई करेंगे, तुम अपना सॉवरेन फंड्स भी डालोगे, हमारे बैंकों में पैसा डालो, इन्वेस्ट करो। ये सो दिस इज हाउ दिस टर्म पेट्रो डॉलर्स, ये मतलब ये आ गया। ठीक है सर? जी जी। तो ये 48 से 73 के बीच तक में ये बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुके थे ये। तो उसके बाद से क्या होता है सर कि इस वॉर के बाद 78 के बाद जब ये पीस एकॉर्ड हो गया, तो आप देखिए कि पूरे दुनिया में क्या होता है सर। जी जी। अगर आप नक्शा देखें तो जो पूरा अरब वर्ल्ड जो है, सदर्न पार्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, ये सारा जो ये वाला है, ये जो जो आपके शेख डोम्स हैं, ये सारे के सारे मतलब इन्होंने इसराइल से शांति समझौता मान लिया था, एक तरह का ट्रूस हो गया था और अमेरिकन ने वहां पर बेसेस बनाने शुरू कर दिया और ये इनके कंट्रोल में आ गया। अब इनके जब कंट्रोल में आ गया तो सबसे बड़ा ये था इनको कि भाई वियतनाम का बदला कैसे ले, और ये जी। सोवियत यूनियन को हम तोड़े कैसे। तो बोला चलो ये एरिया तो हमारा सदन वाला नियंत्रण में आ गया, तो अब यहां से हमको पेट्रो डॉलर्स देगा सऊदी अरेबिया, मैन पावर देगा ये आपके अफगानिस्तान के लोग और ये पश्तून बेल्ट के लोग। ठीक है, हथियार देगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस और ये देगा आपको पाकिस्तान। तो ये आपको दैट वॉर अगेंस्ट सोवियत यूनियन स्टार्टेड, ये जो सदर्न हाफ का उसमें बहुत बड़ा रोल था, ये जो शेख डोम्स थे, ये सब कैंप डेविड के बाद हुआ सर। तो एक 19 उसी दौरान क्या होता है, और 10 साल चली वो, ऑलमोस्ट 88 तक वो चला, 88 89 तक। ठीक है, और फिर आपको मालूम है कैसे सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। लेकिन इस दौरान ये जो पीरियड मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये नदर्न मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा था, उसके लिए भी तो कोई इंतजाम करना था ना, बिल्कुल बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसको ले आओ अयतुल्ला खोमेनी को। अयतुल्ला खोमेनी जो था
वो फ्रांस में उसको असाइलम दिया गया था सर। फ्रांस में उसको असाइलम दिया गया था। और अभी जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि 1963 से वो CIA के कांटेक्ट में था, अयतुल्ला खुमैनी। सब्जेक्ट कितनी यानी जो आग शांत हो रही थी उसको प्रज्वलित करने का काम अमेरिका ने ही किया। हाँ नहीं, ये सुनिए ना सर, क्योंकि इधर तो दिस पार्ट वाज टेकन केयर ऑफ ना। फोकस वाज ऑन सोवियत यूनियन कि इसको इनको इनको खत्म करना है। तो जो लोअर हाफ था मिडिल ईस्ट का वो तो इनके कंट्रोल में आ गया था। अब इसको इनको कैसे संभाले? ठीक है, जो ये ईरान इराक ये तो वहां पर ऑलरेडी वो शाह के खिलाफ चली रही थी। वो काफी वो पकड़ा हुआ था। ये बिकम अनपॉपुलर, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। और शाह का मैं एक आपको बात बता दूं कि इकोनॉमिकली दे वर डूइंग वेरी वेल। वो ज्यादा एम्फेसिस डालता था प्री इस्लामिक ईरान के ऊपर में। कहता था वो बहुत ग्रेट था। वो उसको इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। ये जो एक असाइलम एग्जाइल में जब था, ये आपके असाइलम में था, अ, ये जो ईरानियन रेवोल्यूशनरीज थे ये तो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है वगैरह वगैरह, वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहा है, ये व्हाइट रेवोल्यूशन ला रहा है, ये वो करके तो ये बिकम वेरी अनपॉपुलर। तो जिमी कार्टर एक्चुअली फैसिलिटेटेड द रिटर्न ऑफ अयतुल्ला khomeini टू ईरान। फरवरी 79 में 2 हफ्ते बाद आफ्टर ये आपका जो शाह जो है वहां से कंट्री को फ्ली कर गया था उसके बाद। तो ये आया वहां पे तो अ, जो जो US में जो मास्टर्स थे उन्होंने वहां के मिलिट्री को कहा कि भैया देख ले, इसको तंग मत करना, इसके पीछे मत पड़ना, ठीक है ना। तो जी। मिलिट्री जो थी वो बिल्कुल इनके अमेरिकन के हाथ में थी उस समय, ठीक है ना। तो लेकिन जो शाह के गार्ड्स जो थे, ठीक है ना, उन्होंने इसको बड़ा मतलब इसको कंटेस्ट किया। और वहां की एयरफोर्स में और शाह के गार्ड्स में, शाह हैड लेफ्ट द कंट्री बाय देन, लेकिन उसके गार्ड्स वहां पे थे, उनके उसमें एक तरह का सिविल वॉर अंदर में शुरू हुआ। तो एक खुमैनी साहब कोई बहुत वेलवेट रेवोल्यूशन के साथ नहीं आए थे, समझे ना। जी जी जी। जी ठीक है, तो वो कंटेस्ट किया गया था उस समय। अब होता क्या है उसके बाद कि ये खुमैनी साहब जो है उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन, वो जो प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट बन गया। फिर उसके बाद ये सुप्रीम लीडर हो गए। तो सुप्रीम लीडर बनने के बाद क्या हुआ कि फिर अमेरिकन ने एक ईरान इराक वॉर करवाया, शुरू करवाया, ईरान इराक वॉर। और ये वॉर चला 80 से लेके 88 तक। जी जी जी। करीब वही पीरियड जो आपको वॉर इन अफगानिस्तान चल रहा था सर, अगेंस्ट सोवियत यूनियन। सही। तो खुमैनी के पक्ष में क्यों था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA क्यों था, या ये वेस्टर्न जो ब्लॉक है वो व्हाई वाज इट इन फेवर ऑफ। उन्होंने कहा कि देखो यार, ये ठीक है, जिहादी है, फंडामेंटलिस्ट है, रेडिकल है, ये हम संभाल लेंगे, लेकिन कम से कम ये बहुत बढ़िया एंटीडोट है अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। और वहां पे आपको मालूम है ईरान में जो जो लेफ्टिस्ट कंपोनेंट था वो भी बहुत मतलब काफी फॉर्मिडेबल था और एक्टिव था। कहता कम से कम ये आदमी सोवियत यूनियन को मतलब इनडायरेक्टली टेक ओवर करने से तो बचाएगा। और ये काम उसने किया, इसमें कोई शक की बात नहीं। सही। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होता है कि जब ये कहते कि अरे यार ये कहीं ऐसा कहीं ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, तो उन्होंने फिर ईरान इराक वॉर शुरू किया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है चौधरी साहब जी कि जी जी। ईरान इराक वॉर जब शुरू होता है तो ईरान को
हथियार कहाँ से आ रहे थे सर? अमेरिका सप्लाई कर रहा था, चुपके चुपके। किसके थ्रू? इजराइल के थ्रू। ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये इजराइल के थ्रू। हम्म। तो उसमें वो फिर इन्होंने, अब इनके मोसाड वसाड के इनके आपस में वो ताल्लुकात होते, तो इजराइल ने बोला यार हम तुमको हथियार तो दे रहे हैं इधर उधर से लाके, हैं, लेकिन ये बताओ हमको यार, वो तुम्हारा वो जो है ना, हमको वो अटैक करना है, ये इराकी जो है खाली न्यूक्लियर प्रोग्राम पर परस्यू कर रहे हैं। तो ईरान ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको पूरी हम जानकारी देंगे इसके बारे में, इंटेलिजेंस। तो 1981 में जब इराक के ओसिराक रिएक्टर पे अटैक हुआ है, द इंटेलिजेंस वाज प्रोवाइडेड बाय ईरान। ठीक है सर। जी जी जी। और उधर ईरान को ही नहीं हथियार दे रहा था, इसराइल को भी कई सामान, साजो सामान युद्ध के, जो खास करके जो डुअल टेक्नोलॉजी वाले जो ये थे, वो इराक को दे रहा था अमेरिका। क्यों दे रहा था? उनका कहना था कि यार ऐसा ना हो कि ईरान इन पर कंप्लीटली हावी हो जाए, तो इनको इतना ही दो कि ये दोनों आपस में मतलब ये लड़ते रहे। ठीक है ना? सही। अब ठीक है सर, तो ये अब क्या है कि वहां पर तो जिहाद के नाम पर सोवियत यूनियन, दिस होल नैरेटिव हैड बिकम अफगानिस्तान में उस समय की जिहाद वर्सेस कम्युनिज्म। पूरी अमेरिका में जो सीबीएस है, वो टेलीविजन चैनल्स है, वो यही थीम चलाते थे, जिहाद वर्सेस कम्युनिज्म। यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब वो बाद में जब ईरान इराक वॉर आया, तो फिर ये अ, इन्होंने कहा कि अब क्या करें। सो दे स्टार्टेड कि भाई इस रिजीम को जिंदा होने के रहने के लिए कोई एक आइडियोलॉजिकल फैक्टर तो होना चाहिए। वो कहेगा ये मुल्ला आके, ये क्लेरिक, ये मौलाना आके कैसे ये किस बात के लिए रूलर बना हुआ है? तो उसको इन्होंने एक आइडियोलॉजिकल ट्विस्ट दिया, कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये यहूदी लोग हैं, इजराइल। आज भी ऐसे स्टेटमेंट। अब आप सोचो कि कहाँ ईरान और कहाँ इजराइल, 1600 किलोमीटर दूर, बीच में कितने सारे देश, इराक है, बिल्कुल। सीरिया है, जॉर्डन। उससे दुश्मनी उसने वो कर लिया। किसको हम ये नहीं करने, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल एनिमी बहुत जरूरी था फॉर सर्वाइवल ऑफ द रिजीम। ठीक है सर। तो इस बिल्कुल। तरीके से उन्होंने इसराइल को जबरदस्ती एक एक एनिमी अपना अपना क्रिएट कर लिया, सिर्फ रिजीम के आइडियोलॉजिकल सस्टेनेंस के लिए। तो उसके बाद सर होता है कि लेकिन ये देखिए किस तरह से जियो पॉलिटिक्स और ये जो बड़े पावर से कैसे गेम खेलते हैं, कि इधर ईरान इराक चल रहा है, उधर जो इधर नीचे वाला जो अरब वर्ल्ड जो है वो उसके साथ सोवियत यूनियन के खिलाफ ये कर रहा है। तो इसका क्या असर हुआ कि ईरान इसराइल वॉर के कारण उसके बाद में एक शिया सुन्नी डिवाइड हो गया सर। पहले भी था, हिस्टोरिकली भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि ये पहली बार कोई रेजीम चेंज नहीं हुआ है, और ईरान को लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती रही। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। 15वीं शताब्दी के पहले ईरान वॉज ए सुन्नी कंट्री। जी। फिर एक सफाविद डायनेस्टी आई, उसका एक रूलर था इस्माइल शाह। तो उस समय का जो जियो पॉलिटिक्स था, उसने कहा यार मैं सुन्नी कंट्री हूँ, मेरे बाजू मतलब मेरे इस बाजू बाएं बाजू में ये ऑटोमन एम्पायर है, दाहिने बाजू में ये सब तुर्क लोग हैं, सब सुन्नी है, ये तो मेरे को निकल जाएंगे ये लोग, और ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। तो हाउ डू आई सर्वाइव, हाउ डज माई रजीम सर्वाइव? तो उसने एक ऑर्डर दिया कि कल से पूरा मुल्क जो है वो शिया बन जाएगा। तो कैसे शिया बनेगा? तो उसने कहा पहले सारे मस्जिद तोड़िए सुन्नियों के। सारी मस्जिदें तोड़ दी गई, हाहाकार मचा।
फिर जैसे उसने एक हुक्म पास किया कि ये जैसे हम लोग सुबह उठ के नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जो भी गुड मॉर्निंग वो बोलते हैं, तो वहां पे कहा कि ये सैल्यूटेशन जो मॉर्निंग का होगा वो सब सुनियों को गाली देके होगा। इस तरह के फरमान पास किए गए। तो उसके बाद से फिर वो एक डायनेस्टी आई, उसका उसका नाम था, ये आपको कजरी डायनेस्टी। तो कजरी डायनेस्टी रूल्ड फॉर 140 इयर्स, और जो आज का जो नक्शे पर आप ईरान देखते हो, वो सारा का सारा उनका मतलब एक तरह से बनाया हुआ है, कंसोलिडेट किया। और वहां से जी फिर ये आपको जो जो शाह डायनेस्टी थी, फिर उन्होंने कू किया। फिर उसके बाद ये जो आपको आया था, ये इसके पहले जो शाह जो था, वो भी कू करके आया था। ही वाज अ ब्रिगेडियर जनरल इन द आर्मी, ठीक है ना। तो अमेरिका का आदमी था, तो इसमें ब्रिटिश और अमेरिका दोनों से वो इन्फ्लुएंस था। और फिर ये खुमैनी आए, तो वहां पे रेजीम चेंज कोई बहुत वो नहीं है सर। तो अब होता क्या है सर कि अ, ये न्यूक्लियर वाला कहानी कहाँ से शुरू हुआ? जी जी जी। न्यूक्लियर वाली कहानी शुरू हुई कि अमेरिकन ने कुछ डुअल यूज टेक्नोलॉजीज दिए थे, और कुछ ऐसे युद्ध के सामग्री दी थी। उसमें कहते हैं कि कुछ केमिकल वेपन्स भी थे, सद्दाम हुसैन को दिया। तो जब वो उसका इस्तेमाल हुआ, तो ईरान ने कहा कि इसके जवाब में तो हमको इससे कुछ कोई और ऊपर की चीज बनानी चाहिए। सो दे एम्बार्क्ड ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। और उसी समय आपको याद होगा कि ये इस्लामिक बॉम्ब की बात होने लगी। पाकिस्तान में 72 के बाद ही होने लगी थी इस्लामिक बॉम्ब की बात। तो एक इनका ये कहना था कि नहीं, ये जब बाद में इनका कहना था कि नहीं, ये तो सुन्नी बॉम्ब है, ये तो सऊदीज इसको फंड कर रहे हैं, इसको लिबियंस फंड कर रहे हैं। तो कहता है ये तो उनका बॉम्ब है, हमारा शिया बॉम्ब होना चाहिए। तो वहां से इन्होंने ये शुरू हुआ। तो एक तरह से जो इम्पीटस जो था न्यूक्लियराइजेशन का, केमिकल वेपन, ईरान इराक वॉर, और फिर गल्फ वॉर 1, ठीक है सर, जी जी 1991 में जो हाँ, तो उसमें गल्फ वॉर 1 के बाद आपको मालूम है इराक ने कुवैत पे हमला किया था। और फिर उसके बाद से जो अमेरिकन प्रेजेंस है उस रीजन में और ज्यादा, उसमें भारी इजाफा हुआ। उससे भी ये कहा कि भाई ये तो ये लोग आके बैठ गए हैं यहाँ पे, तो और तेजी लाओ इसमें, न्यूक्लियर प्रोग्राम में। और उन्होंने एक चीज देख लिया था कि देखो यार, ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, इसका जो रूलर है, इसको इस रेजिम को कोई नहीं हटा सकता, कोई इसको कुछ बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिया है, ठीक है ना। तो ये सही। एक कारण था। दूसरा, उसने आ, हाल के दिनों में क्या हुआ कि उसने यूक्रेन की हालत देखी। तो उनका ये भी मानना था कि देखो, यूक्रेन ने बहुत बड़ी बेवकूफी की थी कि 94 में बुडापेस्ट कॉन्फ्रेंस के बाद जितने न्यूक्लियर जो मटेरियल था, जो असले थे, वो रशिया को लौटा दिया था। आज अगर उनके पास ये होता तो ये हालत नहीं हुई होती। और तीसरा क्या हुआ, सॉरी, और दूसरा जो ये इन दिनों हुआ सबसे बड़ा कारण, जो कि आपने इनके प्रॉक्सीज को ठोक दिया, एक के बाद एक। यस। हमास को डिसिमेट कर दिया, हूथी हिजबुल्लाह को को कर खत्म दिया, कर। मिलिशिया को कर दिया। हाँ, सीरिया सीरिया में आपने रेजीम चेंज करवा दिया। सीरिया की तो ये हालत है कि जो जोलानी है अभी, ये अभी अमेरिका के कहने पे सऊदी अरेबिया और कतर ने मिलके उसके कोई $15 मिलियन वर्ल्ड बैंक को वो करता था सीरिया। वो उन्होंने उसका वो पैसा चुकाया है। सो इट इज ऑलरेडी इन देयर फोल्ड। तो और ये तो इसने कहा कि डेजिग्नेट टेररिस्ट है जो इस समय सीरिया को लीड कर रहा है। जी 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 जी, हाँ। तो इन्होंने कहा कि यार, पहले क्या था सर, कि अभी तक तो ये कहा कि मैं तो प्रॉक्सीज के जरिए लड़ रहा था। उसकी आग यहाँ तक तो पहुंच नहीं रही थी, वहां के ईरानियंस को तक तो आग उतने
नहीं पहुंची थी, बहुत छोटे मोटे रूप में पहुंची होगी। नाउ सडनली ही फील्स कि माय प्रॉक्सीज आर गॉन। और पूरे पूरे मिडिल ईस्ट में देयर आर 16 इस्लामिक कंट्रीज, एक इसके सपोर्ट में नहीं आया है खुल के। तो उसने कहा यार एक ही तरीका है, फास्ट ट्रैक कर दो ये न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। तो वो फास्ट ट्रैक करने लगे। तो जब ये फास्ट ट्रैक इन्होंने करना शुरू किया है, तब अब इसके पहले क्या था कि सर जो न्यूक्लियर वेपन्स को हटाने के लिए इजराइल बीच बीच में प्रिसिशन स्ट्राइक्स करता रहता था कि भाई वो फखरीजाद है उसको मार दो, वहां पर एक स्ट्राइक कर दो। और उनका ये था कि इससे स्लो डाउन होगा, खत्म तो नहीं होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन इस बार उन्होंने कहा शायद इनके पास इंटेलिजेंस थी कि दे आर वेरी क्लोज, या तो बनाने के बहुत क्लोज है या बन गया है, जो भी हो। इन्होंने कहा कि अब इट इज नाउ और नेवर, इसको अब जड़ से उखाड़ना है। तो अब प्रेसिजन के बदले में ये मल्टीपल स्ट्राइक हुआ, और इनका ये था कि इस बार पूरा डीकैपिटेशन कर दो, एक्सपर्टीज ही जी खत्म कर दो। तो ये हुआ है सर। अब ट्रंप साहब जो थे, ट्रंप साहब तो शुरू से खिलाफ रहे हैं ये। वो जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था, जो 2015 में ये P5+1 कंट्रीज जो थे, जिसमें ये ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए जिसमें शामिल थे, रशिया, चाइना, ठीक है। तो उसमें ट्रंप ने कहा कि ये ओबामा ने ये क्या किया है। उसने कहा कि तुम इतने, पहले था कि 3.67% से ज्यादा एनरिचमेंट नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसे स्टिपुलेट। उसने कहा कि नहीं, इसमें मिसाइल भी शामिल होने चाहिए कि तुम अपने मिसाइल प्रोग्राम में भी रोक लाओगे, और प्रॉक्सीज पर भी तुम अब उनको सर्कमस्क्राइब करो, उनको अबैंडन करोगे प्रॉक्सीज को। सो ट्रंप वाज एक्चुअली नॉट रॉन्ग। अब है क्या सर कि इस पूरे लड़ाई की ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तो फिर ये जब ये सब हो गया, तो गल्फ वॉर 91 इन्होंने कहा कि भाई देखो यार, ये अब सदाम हुसैन का जाने का टाइम आ गया है, हमको अपने ऑयल इंटरेस्ट भी वो करने। तो इन्होंने क्या, उस समय नहीं हटा पाए। फिर जी 2003 में गल्फ वॉर 2 किया। इस बार सदाम हुसैन को इन्होंने, आपको मालूम है उसका क्या अंत किया है इन्होंने। तो अब इसका समय आ गया है। उसी, सिंह अगर साहब, आप जी जी जो सिचुएशन इस समय है, हालांकि अमेरिका कह रहा है कि नहीं हम दखल नहीं दे रहे, लेकिन दखल तो हो चुकी है। अगर ट्रंप कह रहे हैं कि तेहरान को खाली करो, अगर दूसरे बयान दे रहे हैं, और ये भी हम जानते हैं कि जो इनका फोर्डो में न्यूक्लियर प्लांट है, उसके लिए जो बॉम्बर चाहिए या उसके लिए जो बॉम्ब चाहिए, वो भी अमेरिका के पास है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी होने क्या वाला है? अमेरिका का तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने कहा कि आप तेहरान खाली कर दीजिए। तो इसका मतलब वो ये इजरायली स्ट्राइक की तो बात नहीं कर रहे हैं, सही। वो तो अमेरिकन स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है सर कि एक चीज आप जान लीजिए कि के अमेरिका इस हिस्से से, इस क्षेत्र से या इस रीजन से ये अनभिज्ञ नहीं है सर। वहां पे बहुत हैवी प्रेजेंस है अमेरिका का, और ये कोई कैजुअल प्रेजेंस नहीं है अमेरिकन का। ओवर डिकेड्स इसने एक पूरा ग्रिड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का बना रखा है। 19 स्टेशन है, परमानेंट और टेम्पररी, इस रीजन में। इसके 8 बड़े बेसेस हैं सर, बहरेन में, इजिप्ट में, इराक में, जॉर्डन में, कुवैत में, कतार में, सऊदी अरेबिया में और यूएई में। जी जी।
जब ये लड़ाई शुरू हुई है तो इन्होंने अपने जो फैमिलीज हैं इन बेसिस में, उनको इन्होंने कहा कि आप वहां से आप चले आइए। उनको वहां से पुल आउट कर लिया, जो फैमिलीज जो है यूएस पर्सनल के। सर इन्होंने कोई 30 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भेजे हैं सर, K-135 ये, और ये कोई 46 टैंक, ये इन्होंने टैंकर्स भेजे हैं सर। जो और आसमान में ही फ्यूलिंग कर देते हैं। जी 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 सर, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि देखिए ऐसे बूट्स ऑन ग्राउंड भी आप देखें, इफ दैट मैटर्स, कोई 50,000 ट्रुप्स है उस रीजन में सर। वहां पे जो सबसे बड़ा इनका बेस है अल उदेद एयरबेस, वहां पे कतर में, ठीक है ना सर। वहां पे कोई जी 100 एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स हैं, ठीक है। वो सेंट्रल कमांड का वो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स भी है। ये पिविट का काम करता है एक तरह से सर। तो एक एक ये आप इसको एक ईरान के चारों तरफ, आप इसको एक अमेरिका का साइलेंट रिंग आप इसको कह सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है सर, उसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव्स वहां पे है ईरान के खिलाफ। जी जी अमेरिका अमेरिकन अमेरिकन ऑब्जेक्टिव अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है डी न्यूक्लियराइजेशन, रेजीम चेंज, इसराइल की रक्षा करना। अमेरिका जो अमेरिका में स्ट्रेटेजिक जो थिंकर्स हैं, वो बार बार वो कहते हैं कि इसराइल जो है हमारे लिए इस रीजन में इट इज एन अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। इसराइल के बारे में कहते हैं, तो उसको उसको प्रोटेक्ट करना। और एक उससे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया है, वो दैट इज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। चाइनीज ने ये भी एक इंटरेस्ट दिखाया था कि इधर बहुत माथापच्ची हो रहा है इस तरफ पाकिस्तान को लेके, तो बीआरआई जो है उसको ईरान से वो कर लो। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि आपने कहा अमेरिकन का हमेशा से, अमेरिका जो है इसराइल, अमेरिका डिप्लोमेटिक आर्म है इसराइल का, और इसराइल जो है वो सोल्ड आर्म। सो अमेरिका इज द डिप्लोमेटिक आर्म एंड इसराइल इज द सोल्ड आर्म। और इस रीजन में कब ट्रेड, एनर्जी, बाकी जो उसका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, सब नजरिए से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अमेरिकन। आपने देखा कि ये रेड सी में जब हालात इस तरह से नाजुक हो गए, तो कितना लॉस हुआ इस दुनिया में, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। इकोनॉमिक टाइम्स की आप बात माने तो इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैज लॉस्ट $30 बिलियन, क्योंकि जहाज का इंश्योरेंस ज्यादा हो गया, उनका टाइम जो है टाइम ऑफ ट्रांजिट वो बढ़ गया, ठीक है ना। अब उनको केप ऑफ गुड होप होके जाना पड़ता है, तो वो हम पर भी असर डाल रहा है सर। सही है। तो ये ये हमारे ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है। और एक और बात आ रही है सर, मैं थोड़ा सा इसको ऐड कर दूं कि अभी ये आसिम मुनीर वहां गया है, और कई लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प कैसा आदमी है, ये देखो इसको ये कर रहा है, ये जिहादी इन चीफ को ये कर रहा है। बिल्कुल जिहादी इन चीफ है, लेकिन आप ये ना बोले कि ही इज द डी फैक्टो हेड ऑफ स्टेट। और न्यूक्लियर वेपन्स जो है अमेरिकन के रखे हुए, उसका 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास, और ठुक गए हैं वो न्यूक्लियर वेपन, तो उससे तो बात करेगा ही। दूसरी बात, वेरी इंटरेस्टिंगली, अभी एक मोशीन रजाक है, एक जनरल जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, और उनके नेशनल जी सिक्योरिटी काउंसिल में है। उसने कहा है कि हमको पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया था कि अगर आपको अगर 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 अमेरिका या इसराइल उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे इसराइल के खिलाफ। तो कहीं इसके लिए तो उनको नहीं बुलाया गया है।
और मैं हमेशा से कहता हूँ कि व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान इज लिंक्ड टू व्हाट इज हैपनिंग नाउ इन ईरान। ये एक कसर था। पाकिस्तान को ठोकना बहुत जरूरी था ईरान को ठोकने से पहले। अब मैं जी अपनी बात जी यहीं पर समाप्त करता हूँ। सर, ये भी बताइए कि अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है जी। और अमेरिका का पिट्ठू माना जाता है शाह परिवार को जो वहीं रह रहा है, वो हम्म। अगर फिर से बैठाया जाता है तो इसके क्या असर होंगे? हमारे जो हित हैं, चाहे बाहर से लेकर के जो हम ईंधन खरीदते हैं उसको लेकर के, जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है उसको लेकर के, तमाम चिंताओं पर किस तरह का असर पड़ेगा? और अगर शाह फैमिली को लाकर के अमेरिका बैठाता है तो इजराइल को क्या ये एक्सेप्ट होगा? नहीं, जब ये पूरी कार्रवाई चल रही है तो ये भी होमवर्क किया हुआ होगा। और कल मेरे साथ टेलीविजन पे भी ये डिबेट चल रहा था, तो किसी ने कहा कि पता नहीं एक हम अननोन टेरिटरी में घुस घुस जाएंगे अगर ये डिपोज हो जाता है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जब इतने व्यापक तरीके से मोसाड वहां पर ऑपरेट कर रही है तो ऑब्वियसली वो एसेट्स उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, पूरा नेटवर्क उन्होंने क्रिएट किया हुआ होगा अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। और वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि वहां के लोगों का सपोर्ट ना हो। ये आपको मैं बता देता हूँ कि जितने ये आपके चौधरी साहब, मैं तो हैरान हूँ कि 11 टॉप जनरल्स दे हैव बीन एलिमिनेटेड। सही। क्या वजूद रह गया इसका, ये खमैनी का या उस कंट्री का। और ये 86 इयर्स का आदमी, ये कितना, पता नहीं इसके कितने कॉग्निटिव फैसिलिटीज काम करते हैं, क्या करते हैं, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन देखिए, मैं वही कहा ना कि कोई भी रेजिम जो आएगी, आप जियो पॉलिटिक्स को नहीं इग्नोर कर सकते। और जियो पॉलिटिक्स ये है भाई, सैंक्शन आप देखिए ना कि थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है ईरान के पास में दुनिया में। जी। ठीक है, 12% है, लेकिन आज वो 4% उसका ग्लोबल सप्लाई में 4% उसका हिस्सा है। और उसमें से भी सबसे ज्यादा वो उसको देता है, चाइना को सप्लाई करता है। तो लोग तो भुगत रहे हैं। दूसरी बात, आपको शायद किसी ने कोई आपको नहीं बताएगा, वो है क्या सर कि ईरान में, मैंने आपको कहा ना, शाह हमेशा ही यूज्ड टू हार्प ऑन द पर्शियन सिविलाइजेशन। 1930s के पहले दिस कंट्री वाज नोन एज पर्शिया, बाद में ईरान बना है, ठीक है ना, 30s। तो वो हमेशा पर्शियन प्री इस्लामिक पास्ट की वो बोलता, सिविलाइजेशन पर जोर देता था। ये तो लोग अपने बच्चों के अब जो राष्ट्रीय नाम रख रहे हैं, उन्होंने ये इनका स्वरूप देख लिया। और ये जो खमैनी है, जो रेवोल्यूशनरी रिजीम जो वहां पे है, जो ये क्लेरिक की रिजीम है, सर ये दे आर नॉट फाइटिंग फॉर पाकिस्तान। इनको न्यूक्लियर वेपन ईरान के सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन और उसके वेलबींग के लिए नहीं चाहिए। इनको इनको अपने रिजीम को बचाने के लिए चाहिए। थैंक यू सिंह साहब, इतना समय निकालने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। नमस्कार।